व्हाट्सअप स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुशागर एंड वेलकम बैक टू योर चैनल जिज्ञासा। तो आज की क्लास में जो हमने चैप्टर पहले स्टार्ट कर दिया था, चैप्टर 2 ऑफ बिजनेस स्टडीज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसको हम और आगे कंटिन्यू करते हैं। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक द वीडियो, शेयर कर दो इस वीडियो को, एंड जितने भी लोग पहली बार चैनल को देख रहे हो या पहली बार वीडियो देख रहे हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेक श्योर कि आपका बेल नोटिफिकेशन ऑन है। एंड अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है या आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में। हमने प्रीवियस वीडियो में जर्नल प्रिंसिपल्स या जर्नल मैनेजमेंट के हमने प्रिंसिपल्स देख लिए थे। अब हम देखेंगे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स क्या है हमारे मैनेजमेंट के अंदर। तो वो जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि साइंटिफिक मैनेजमेंट होती क्या चीज है, हम किसे कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का सिंपल सिंपल मतलब होता है कि आप क्या एक्चुअली चाहते हो, जो आपके जितने भी आपके अंडर जो काम कर रहे हैं कि वो कैसे काम करे और कैसे वो बेस्ट तरीके से काम कर सके, अपना बेस्ट आउटपुट दे और जो कॉस्ट हो वो कम से कम आए। तो यही हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है। तो जो हमारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के, वो हमें दिए हैं फेडरिक विंस्लो टेलर, या फिर हम इन्हें ज्यादा फेमस तरीके से FW टेलर भी कहते हैं। तो इन्होंने ही हमें साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं, जो कि हम आज के टाइम में जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी हमारी फैक्ट्रीज हैं, वहां पे ये वाला प्रिंसिपल बहुत अच्छी तरह से काम आता है। नॉट ओनली फैक्ट्रीज, मेनली जहां पे आपकी प्रोडक्शन हो रही है वहां पे इनके प्रिंसिपल्स को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो जो हमारा पहला साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो कहता है कि साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। अब टेलर सर का ये बहुत ही एक्सट्रीमली मानना था कि जितने भी हमारे जो भी काम है मैनेजमेंट में, जो भी उसके काम है करने के, उसका एक ही बेस्ट पॉसिबल वे होता है उस काम को करने का। एंड उस बेस्ट पॉसिबल वे को अचीव करने के लिए प्रॉपरली उस जॉब से रिलेटेड जितनी भी आपके एलिमेंट्स है उन सब की एक डीप साइंटिफिक एनालिसिस या फिर एक डीप साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए। और उस साइंटिफिक स्टडी या फिर साइंटिफिक एनालिसिस के बाद ही हमारा एक प्रॉपर या एक सिंगल मेथड ही होना चाहिए हमेशा हमारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। एंड उन्होंने ये भी सजेस्ट किया था कि जो रूल ऑफ थंब है या फिर जो ट्रायल और एरर अप्रोच होता है हमारा, उसको थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन उससे हटाया जाए और उसकी जगह पे साइंटिफिक मेथड्स को लाया जा सके, जो कि प्रॉपर डिटेल्ड रिसर्च के ऊपर ही बेस है। एंड अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या फिर अगर हर एक प्रिंसिपल को या कुछ भी काम करने से पहले उसको प्रॉपरली साइंटिफिकली एनालाइज करे, तो इससे ह्यूमन एफर्ट्स, टाइम, मटेरियल, मनी, इन सब की बचत बहुत अच्छी तरह से हो पाती है। और ये हमारा ये टेलर या फिर टेलर सर का मानना बहुत ही ज्यादा था कि इससे ये चीज हो सकती है। सो हियर इज अ स्टोरी। अब एक फैक्ट्री है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे कि मैनेजमेंट और जो वर्कर्स है उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई बिलोंगिंगनेस नहीं है, वो लोग बहुत अलग अलग होकर काम कर रहे हैं। एंड जिसका पूरी तरह से जो इम्पैक्ट है वो पड़ रहा है ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के ऊपर, कि वो प्रॉपरली अचीव ही नहीं हो पा रहे। और अगर अचीव नहीं हो पा रहे, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना या फिर सेल्स मैक्सिमाइज करना, अब ये चीज अचीव ही नहीं हो पा रही, तो धीरे धीरे वर्कर्स को बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि अब कंपनी उन सबके पैसों को नहीं पे कर सकती। एंड जब वर्कर्स बाहर निकल रहे हैं, अब वो उनको कोई और काम मिल नहीं रहा, तो इसकी वजह से सोसाइटी में क्राइम रेट्स भी बढ़ रहे हैं। अब ये क्राइम रेट्स के प्रॉब्लम को कम करने का जो मेन तरीका है वो है हमारे सीधा पहले स्टेप में ही, कि अगर कोई एक रिलेशनशिप हो मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के बीच में तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, बिलोंगिंगनेस है, एंड दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं और साथ मिलकर ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर रहे हैं। तो यहां पे हमारे जो टेलर सर है, उन्होंने एक जो सेकंड प्रिंसिपल है अपना साइंटिफिक मैनेजमेंट का, वो ये दिया है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब इसका जो मेन मतलब है, यहां पे जो एम्फेसिस किया गया है वो है कि एक रिलेशनशिप, एक हार्मोनाइज्ड रिलेशनशिप होना चाहिए मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के बीच में, जिससे कि वो दोनों मिलके काम करें और दोनों मिलके ही ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में हेल्प कर सके, दोनों अपना अपना योगदान दे। तो यहां पे सिंपल सिंपल होता है कि कोई भी एक एम्प्लॉय, जो क्या कोई भी एक वर्कर तभी फुल पोटेंशियल से काम करेगा जब उसकी जो बेसिक नीड्स हैं, उसको अगर सही टाइम पे सैलरी मिले, उसको अगर ठीक टाइम पे बोनस मिले, उसके अगर उनको अपॉर्चुनिटीज मिले खुद को प्रमोट करवाने की, अगर वो उनको मिले तो वो बहुत अच्छी तरह से काम करेंगे। एंड मैनेजमेंट कब काम करेगा अच्छी तरह से, जबकि कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। तो इस सिचुएशन में दोनों को साथ में ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी एक को अपनी प्रोस्पेरिटी चाहिए तो दूसरी की भी प्रोस्पेरिटी होनी चाहिए इसमें।
अगर हम यहाँ देखें, अगर मैनेजमेंट को अपनी प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो वर्कर्स की प्रॉस्पेरिटी उनको सोचनी पड़ेगी, एंड अगर वर्कर्स को अपनी प्रॉस्पेरिटी चाहिए, अपनी ग्रोथ चाहिए, तो उनको मैनेजमेंट की प्रॉस्पेरिटी को सोचना ही पड़ेगा। तो यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ जो सेकंड जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है हमारा, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, वो कहता है। अब जो हमारा थर्ड प्रिंसिपल है वो क्या कहता है? थर्ड प्रिंसिपल है हमारा कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अब ये जो प्रिंसिपल है ये एक तरह से एक्सटेंशन है हमारा प्रीवियस प्रिंसिपल के, जो था हमारा हार्मनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड। तो ये उसका एक एक्सटेंशन है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, टेलर सर ने में क्या समझाया है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंपटीशन को हटाया जाना चाहिए एंड कोऑपरेशन रखना चाहिए। कंपटीशन एक हद तक से उस चीज को हटा दिया जाए, एंड अगर हर एक मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज के बीच में, मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के बीच में एक कोऑपरेशन हो कि वो दोनों साथ मिलके काम करे, तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल बहुत इजीली और इफेक्टिवली अचीव किए जा सकते हैं। तो इस चीज को प्रॉपर्ली अचीव करने के लिए दोनों ही तरफ से सबसे पहले तो मैनेजमेंट को एक ओपन सजेशन सिस्टम रखना चाहिए, जहां पे कि जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो अपने अपने सजेशंस दे सके मैनेजमेंट को, एंड मैनेजमेंट को भी उन सजेशंस को यूज करना चाहिए जो कि उनकी कॉस्ट ऑफ या फिर रिडक्शन इन कॉस्ट करे, एंड उन लोगों को रिवॉर्ड देना चाहिए जिन्होंने वो सजेशंस दिए हैं, जिससे कि और वर्कर्स या और एम्प्लॉइज भी खुद को मोटिवेटेड समझे एंड वो भी सजेशंस दे सके। एंड अकॉर्डिंग टू टेलर, अब टेलर सर के हिसाब से जो मैनेजमेंट है एंड जो वर्कर्स है उनको मैनेजमेंट को प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी डिवीजन प्रॉपरली करना चाहिए सबके बीच में, एंड मैनेजमेंट को साइड बाय साइड काम करना चाहिए वर्कर्स के, एंड उनको एनकरेज करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको पुश करना चाहिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर, जिससे कि वो लोग बेटर तरह से परफॉर्म कर सके एंड इवेंचुअली ऑर्गेनाइजेशनल गोल या इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव तो हो, एंड जो वर्कर्स हैं उनकी भी थोड़ी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, क्योंकि अगर गोल अचीव हो जाएगा तो थोड़ा बेनिफिट वर्कर्स को भी मिलता ही है। अब हमारा जो फोर्थ प्रिंसिपल है वो कहता है कि डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट पोटेंशियल, ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। तो यहां पे हमारा टेलर, तो अकॉर्डिंग टू टेलर इस पॉइंट पे ये वो कहना चाह रहे हैं कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सबको उन प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, प्रॉपर साइंटिफिक मेथड के हिसाब से ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, जिससे कि उनकी स्किल्स डेवलप हो, एंड जो मैनेजमेंट है उसको भी ये देख के ही काम देना चाहिए कि सबसे पहले उनको तो ये देखना चाहिए कि उनकी मेंटल, फिजिकल या इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी कितनी है किसी भी काम को करने की, और उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही उन वर्कर्स को, उन एम्प्लॉयज को काम मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बहुत ऊपर है लेकिन अब उसको बहुत लो लेवल का काम दे रहे हो, एंड अगर किसी की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी उतनी नहीं है, आपने उसको अगर पोजीशन दे भी दी, हो सकता है उसकी मेंटल या फिजिकल कैपेसिटी ज्यादा है, आपने पोजीशन दे दी उसको, तो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग भी दो, एक साइंटिफिक मेथड से ट्रेनिंग दो, जिससे कि उसका डेवलपमेंट हो, वो उसके स्किल्स बढ़े, क्योंकि ये हमेशा माना जाता है जितना ज्यादा प्रॉस्परस या फिर एफिशिएंसी से भरा हुआ जो एम्प्लॉय है वो हमेशा ज्यादा प्रोड्यूस करेगा एंड वो ज्यादा अर्न भी कर पाएगा। एंड अगर ये चीज हो कंपनी में, सबकी डेवलपमेंट कराई जाए, तो इवेंचुअली कंपनी एंड वर्कर्स दोनों की ही एफिशिएंसी बढ़ेगी, दोनों की ही अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी, तो फायदा दोनों का ही है। तो इसलिए अगर अगर आपको ग्रेटर हाइट्स तक जाना है तो अपने हर एक एक पर्सन को उस काम के हिसाब से ट्रेनिंग दो एंड उनको एफिशिएंट बनाओ, उनको स्पेशलिस्ट बना दो अपने काम में। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब हमने प्रिंसिपल्स तो समझ लिए, अब हमें टेक्निक्स भी समझनी पड़ेगी कि क्या क्या टेक्निक्स यूज की जाती है साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर। तो मेरी पहली टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप। अब फंक्शनल फोरमैनशिप एक तरह से मेरा एक्सटेंशन है डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन के अंदर, क्योंकि जो टेक्निक है हमारी फंक्शनल फोरमैनशिप की, वो ये कहती है कि किसी भी एक वर्कर के ऊपर टोटल 8 स्पेशलिस्ट उसके बॉसेस होने चाहिए, एंड जो 8 स्पेशलिस्ट बॉसेस हैं उन सबके अलग अलग रोल्स होते हैं। अब यहाँ पे उन बॉसेस को दो दो कैटेगरीज में बांटा गया है। सबसे पहला होता है हमारा प्लानिंग इंचार्ज, दूसरा होता है मेरा प्रोडक्शन इंचार्ज। अब इस डिवाइड की वजह से जो काम होता है कि प्लानिंग वाले सिर्फ प्लान ही करते हैं और प्रोडक्शन वाले एग्जीक्यूशन करते हैं, तो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को दोनों अलग रखा गया है, जिससे कि जो कंफ्यूजन है वो कम से कम होती किसी भी एक इंसान के अंदर। अब हम देखते हैं कि इन दोनों ही कैटेगरी में प्रोडक्शन, मतलब प्लानिंग और प्रोडक्शन इंचार्ज में कौन कौन से फोरमैन्स आते हैं। तो हम पहले बात करते हैं अपने प्लानिंग इंचार्ज की। तो प्लानिंग इंचार्ज में मेरा सबसे पहला जो इंचार्ज आता है वो है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। अब इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम होता है इंस्ट्रक्शंस को ड्राफ्ट करना। सेकेंड है मेरा रूट क्लर्क। अब रूट क्लर्क का काम होता है स्पेसिफाई करना कि प्रोडक्शन के रूट्स क्या होंगे। फिर थर्ड आता है मेरा
टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। अब टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क हमारा टाइम और कॉस्ट शीट्स को मेंटेन करके रखता है, प्रिपेयर करता है। एंड लास्ट आता है मेरा डिसिप्लिनर। अब डिसिप्लिनर का काम होता है डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखना। फिर अगर हम देखें अपने प्रोडक्शन साइड में या प्रोडक्शन इंचार्ज में, सबसे पहला मेरा आता है स्पीड बॉस। अब स्पीड बॉस का काम होता है कि बिल्कुल करेक्ट टाइम पे जितना भी टाइम असाइन किया गया है किसी भी टास्क के लिए, वो अपने करेक्ट टाइम पे ही कंप्लीट हो। सेकंड आता है मेरा गैंग बॉस। अब गैंग बॉस का काम होता है जितनी भी मशीन्स है हमारी, उन सबको रेडी रखना ऑपरेशंस के लिए, कि जब भी ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी वो मशीन रेडी होनी चाहिए। फिर थर्ड आता है मेरा रिपेयर बॉस। अब रिपेयर बॉस का काम होता है कि जितनी भी मशीन्स है उनको प्रॉपर वर्किंग कंडीशन के अंदर रखना, ये उसका काम है। एंड लास्ट आते हैं मेरे इंस्पेक्टर्स। अब इंस्पेक्टर्स, क्योंकि प्रोडक्शन जब हो गई है तो क्वालिटी को मेंटेन किया, क्वालिटी को चेक करना, वो इंस्पेक्टर्स का काम है। हमारा जो सेकंड टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो कहती है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तो हम दोनों को ही अलग अलग करके समझते हैं। सबसे पहला है मेरा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। अब स्टैंडर्डाइजेशन का क्या मतलब होता है? स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि कुछ एक प्रोसेस है जिसमें कि हम स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं अपनी जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज है उन सब के लिए। अब इसमें एग्जांपल्स हो सकते हैं जैसे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मटेरियल, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेस, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हमारा रॉ मटेरियल, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हमारा वर्किंग कंडीशंस। तो ये सब कुछ स्टैंडर्ड्स को सेट करने का प्रोसेस होता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क में। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं कि हम क्या इससे एक्चुअली में अचीव करना चाहते हैं इस प्रोसेस को करके। तो सबसे पहला जो मेरा ऑब्जेक्टिव होता है कि टू रिड्यूस द गिवन लाइन, अपनी गिवन लाइन को रिड्यूस करना, या फिर एक फिक्स टाइप ऑफ, या फिर किसी भी प्रोडक्ट के अंदर फिक्स टाइप, साइज और कैरेक्टरिस्टिक्स को एस्टैब्लिश करना। सेकंड है मेरा कि ये एस्टैब्लिश करना कि एक स्टैंडर्ड हो मेरा मेन और मटेरियल के परफॉर्मेंस के अंदर। थर्ड है मेरा टू एस्टैब्लिश अ स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस एंड क्वालिटी इन मटेरियल। मटेरियल की क्वालिटी और एक्सीलेंस के ऊपर भी एक स्टैंडर्ड को फिक्स करके रखना। जो फोर्थ ऑब्जेक्टिव है हमारा वो है कि टू एस्टैब्लिश एन इंटरचेंज एबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स। इन सबकी इंटरचेंज एबिलिटी को भी एस्टैब्लिश करना। तो ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फिर हमारा आता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। अब सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है जितनी भी अननेसेसरी, अनयूजफुल चीजें हैं जो कि डाइवर्स प्रोडक्ट्स के अंदर आ रही हैं, तो उन सब चीजों को या उन प्रोडक्ट्स को ही हटा देना। अब इससे हमारा क्या बेनिफिट होता है? सबसे पहला बेनिफिट होता है कि जो हमारी इन्वेंट्री का कॉस्ट है, या इन्वेंट्री को होल्ड करने का जो कॉस्ट है, या फिर हम बात करें इन्वेंट्री को मेंटेन करने का जो कॉस्ट है, वो कम होता है। एंड सेकंड जो इसमें इंपॉर्टेंट काम है कि जो प्रोडक्शन में वो करनी पड़ती है, क्योंकि अगर मेरी इन्वेंट्रीज बहुत ज़्यादा होंगी, अगर मेरे प्रोडक्ट लाइन्स बहुत ज़्यादा होंगे, तो जो उनको प्रोडक्शन करने के ऊपर जो खर्चा जाएगा वो भी बहुत ज़्यादा जाएगा, तो वो भी मेरा खर्चा बच जाता है इसी केस में। एंड प्रोडक्शन में जो खर्चे होते हैं हमारे जो कि बचते हैं वो होते हैं जैसे लेबर का कॉस्ट है, मटेरियल का कॉस्ट है, फिर उस मशीन को चलाने के पीछे जो एनर्जी लग रही है उसका कॉस्ट है, वो सारी कॉस्ट ही हमारी बच जाती है यहाँ पे अगर हम सिंप्लीफिकेशन को करते हैं। अब जो हमारा थर्ड टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर वो है हमारी वर्क स्टडी। अब वर्क स्टडी में भी अलग अलग टाइप की स्टडीज होती है हमारी, मेनली 4 टाइप की स्टडीज हैं। पहली है मेरी मेथड स्टडी, फिर है मेरी मोशन स्टडी, फिर है मेरी टाइम स्टडी, एंड लास्ट है मेरी फटीग स्टडी। तो अब हम इन चारों को ही अच्छी तरह से समझते हैं। सबसे पहला है मेरा मेथड स्टडी। अब मेथड स्टडी में टेलर ने यह समझाया है कि हमें हमेशा एक बेस्ट वे ढूंढना चाहिए, या फिर वन बेस्ट वे ढूंढना चाहिए जिसमें कि हम अपने प्रोडक्शन के पूरे प्रोसेस को कर सके। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एक कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, तो उस पूरी असेंबली लाइन में सबको ये प्लान करना, या फिर मैनेजमेंट को ये प्लान करना चाहिए कि कैसे हर एक चीज़ों की पोजीशनिंग हो। सबसे पहले तो कैसे मेन की पोजीशनिंग की जाए, कितने मेन की पोजीशनिंग करनी है मुझे अलग अलग स्टॉप्स में, फिर मुझे कितने स्टॉप्स डालने हैं असेंबली लाइन के अंदर, मुझे मशीन्स कहाँ रखनी है, मुझे रॉ मटेरियल कहाँ रखनी है, फिर मुझे पूरी असेंबली लाइन को कैसे एस्टैब्लिश करना है। तो ये सोचने का काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वो भी एक तरीका जिसमें कि मेरा काम बहुत ही कम कॉस्ट में और बहुत एफिशिएंटली हो सके। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है हमारे मेथड स्टडी के अंदर वो यही है कि टू फाइंड आउट द बेस्ट पॉसिबल वे, या फिर द वन ओनली बेस्ट वे, कि जिसमें मैं अपने प्रोडक्शन को या फिर अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकूं, जिससे कि मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो कम हो ही हो, फिर मेरी एफिशिएंसी बढ़े, प्रोडक्ट, और जो कंज्यूमर्स है, जब कंज्यूमर्स को वो प्रोडक्ट मिलेगा तो वो अच्छी हाई क्वालिटी का मिले, एंड इवेंचुअली कंज्यूमर सेटिस्फाई हो हमारे प्रोडक्ट से और फिर दोबारा आके हमारे से ही खरीदे प्रोडक्ट्स। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव होता है हमारा मेथड स्टडी के अंदर। फिर जो हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टडी आती है वो है मोशन स्टडी। अब मोशन स्टडी में मेनली हम मूवमेंट को स्टडी करते हैं कि कैसे कैसे अलग अलग तरह की मूवमेंट्स हो रही हैं उस पूरी ऑपरेशंस के अंदर। अब मूवमेंट्स जैसे कि लिफ्टिंग,
पुटिंग द ऑब्जेक्ट्स या फिर कहीं पे बैठना या फिर पोजीशंस को चेंज करना, जो कि टिपिकली एक जॉब के अंदर होता ही रहता है, तो उन सब की स्टडी को हम मोशन स्टडी के अंदर ही करते हैं। एंड आज के टाइम में या फिर रिसेंट टाइम में हम वीडियोग्राफी या फिर वीडियो कैमराज या फिर सीसीटीवी को यूज करके हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं अलग अलग टाइप के मोशंस। जैसे हमारा प्रोडक्टिव मोशंस होते हैं, हम इंसिडेंटल मोशंस भी करते हैं और हम लोग अनप्रोडक्टिव मोशंस भी करते हैं। तो हमारी मोशन स्टडी का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो यही है कि कैसे हम फाइंड करें, या एक तरीका हो जिससे कि हम फाइंड कर सके अनप्रोडक्टिव एंड अननेसेसरी मोशंस को, फिर उसी अनप्रोडक्टिव एंड अननेसेसरी मोशंस को कैसे एलिमिनेट किया जा सके पूरे ऑपरेशंस के अंदर से, जिससे कि जो हमारा टाइम है प्रोडक्शन करने का या फिर हमारा जो टाइम है अपनी जॉब को कंप्लीट करने का, टास्क को कंप्लीट करने का, वो कम से कम हो सके। तो ये हमारा बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव होता है मोशन स्टडी के अंदर। अब जो हमारा थर्ड टाइप की स्टडी है वो है टाइम स्टडी। कि अब टाइम स्टडी में जो हम एक्चुअली में मेन करते हैं वो है कि हम टाइम डिसाइड करते हैं किसी भी एक स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए कितना स्टैंडर्ड ऑफ टाइम लगेगा। एंड इस चीज को चेक करने के लिए हम कई सारे मेजरिंग डिवाइसेस भी यूज करते हैं, जैसे कि हमारा स्टॉप वॉच हो गया या फिर क्लॉक्स हो गए। जो स्टैंडर्ड टाइम हम सेट करते हैं उसको हम सेट करते हैं बाय रीडिंग एंड सेवरल ऑब्जर्वेशंस के बाद ही हम उसको सेट कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमने कई सारी रीडिंग्स या फिर कई सारी ऑब्जर्वेशंस ली कि आधे एक वाटर बॉटल को कंप्लीटली पूरा तैयार होने में आधा घंटे का टाइम लगता है, तो इसका मतलब 1 घंटे में 2 वाटर बॉटल्स तैयार हो जाएंगी। तो इसका मतलब अगर एक वर्कर 8 घंटा पूरे दिन में काम कर रहा है, पर डे वो 8 घंटा काम कर रहा है, तो टोटल 16 वाटर बॉटल्स उसकी कंप्लीट हो जानी चाहिए दिन के एंड में। तो यहां से मेरे को उसके लिए प्रॉपर एक वेज सिस्टम बनाने में बहुत हेल्प मिलेगी, एंड एक काम को डिसाइड करने में कि कितना काम करना चाहिए, सो कितना काम, एक स्टैंडर्ड ऑफ वर्क को डिसाइड करने में भी मेरे को यहाँ बहुत अच्छी हेल्प मिलती है। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है मेरा टाइम स्टडी का वो यही है कि सबसे पहले तो एक स्टैंडर्ड टाइम ढूंढना कि एक प्रोजेक्ट को या फिर एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है, एंड उस टाइम के अकॉर्डिंगली प्रॉपर इंसेंटिव स्कीम्स बनाना, एंड कैसे लेबर की कॉस्ट को कम रखी जा सके ये भी डिटरमाइन करना। तो ये मेरे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं टाइम स्टडी के अंदर। एंड जो हमारी फोर्थ एंड फाइनल जो हमारी स्टडी है वो है फटीग स्टडी। अब क्योंकि जब भी एक काम परफॉर्म किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसको परफॉर्म करने के लिए हम क्योंकि पूरा दिन काम करते हैं, कम से कम 8 घंटे तो काम होता ही होता है, तो उस 8 घंटे के अंदर एक रेगुलर इंटरवल पे जो वर्कर्स हैं उनको थोड़ा बहुत रेस्ट का टाइम चाहिए। अब क्योंकि अगर रेस्ट का टाइम उनको नहीं मिलेगा तो वो लोग अपनी फुल कैपेसिटी से काम दोबारा नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर उनको एक अच्छे खासे रेस्ट का टाइम मिलेगा तो जैसे ही वो रेस्ट मिलेंगे उनकी एनर्जी दोबारा रिजुविनेट हो जाएगी, एंड फिर वो दोबारा अपनी फुल कैपेसिटी से काम को कर पाएंगे। तो जो हमारा फटीग स्टडी होता है इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि ये फाइंड आउट करना कि किसी एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए वर्कर्स को कितने रेगुलर ऑफ इंटरवल में, कितनी फ्रीक्वेंसी पे उनको रेस्ट पीरियड्स चाहिए। अब जो फटीग है हमारा वो कई सारे रीजंस की वजह से हो सकता है। या तो उस एक एम्प्लॉय की हेल्थ खराब है उस पर्टिकुलर टाइम पे, या फिर हम बात करें बहुत ही अनप्रोडक्टिव या फिर बहुत ही अनयूजुअल वर्किंग कंडीशंस हैं, या फिर बहुत लंबी देर के लिए उनको काम करना पड़ रहा है, या फिर हम बात करें कि एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रिलेशन है हमारे वर्कर और बॉस के बीच में कि बॉस जानबूझ के उसी से काम करा रहा है। तो मैनेजमेंट को, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उसको ये भी देखना चाहिए कि रीजंस क्या निकल के आ रहे हैं फटीग के। ऐसा तो नहीं कि अगर मैं कुछ एक चीज़ चेंज करूँ, हो सकता है कि वर्किंग कंडीशन की वजह से फटीग हो रहा है। अगर मैंने वर्किंग कंडीशंस चेंज कर दी, अगर मैंने साफ सफाई रखी आसपास, और अगर मैंने थोड़े बहुत प्लांट्स लगा दिए अपने फैक्ट्री के अंदर, तो थोड़ा सा लोगों में एनर्जी बढ़ी काम करने की। तो ये रीजंस भी देखने की जिम्मेदारी टॉप लेवल मैनेजमेंट की ही है, और वो भी साइंटिफिक प्रिंसिपल या फिर साइंटिफिक टेक्निक्स के थ्रू ही ये हो पाता है। तो जो हमारी फोर्थ टाइप की टेक्निक होती है साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर वो है हमारी डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। अब ये जो टेक्निक है इसको मेनली डिफरेंशिएट करने के लिए लाया गया है, जिससे कि हम एफिशिएंट और लेस एफिशिएंट वर्कर्स के बीच में डिफरेंशिएशन कर सके, एंड जितने भी हमारे एफिशिएंट वर्कर्स हैं उनको रिवॉर्ड दिया जा सके, और जो लेस एफिशिएंट वर्कर्स हैं उनके लिए एज अ मोटिवेशन की तरह काम करे कि हमें फ्यूचर में अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाना ही बढ़ाना है। तो इस टेक्निक के अंदर हम एक्चुअली में दो वेज रेट सिस्टम्स को बनाते हैं, एंड उन वेज रेट सिस्टम्स में जो भी स्टैंडर्ड या फिर उससे ज्यादा को प्रोड्यूस करेगा उसके लिए हम लोग रखते हैं कि उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, एंड जो भी स्टैंडर्ड से कम को प्रोड्यूस करेगा उसको पैसा कम ही मिलेगा। तो अब हम इसको और बेटर तरह से समझते हैं अपने एग्जांपल्स में, जो कि हमारे इस बोर्ड पे आने वाला है। तो जैसे इस बोर्ड पे दिख रहा होगा कि एक
इमेजिनेटिव सिचुएशन है जहां पे कि जो डेली आउटपुट होना चाहिए किसी भी फैक्ट्री के अंदर वो है सिर्फ 100 यूनिट्स का। एंड जो वहां पे वेज रेट सिस्टम है, वहां पे दो वेज रेट सिस्टम्स को बनाया गया है। सबसे पहला वेज रेट सिस्टम 1, जहां पे लिखा है कि अगर आप 100 या 100 से ज्यादा यूनिट्स बनाओगे तो आपको 4 रुपए पर यूनिट मिलेगा, एंड अगर आप 100 से कम यूनिट्स बनाओगे तो आपको 3 रुपए पर यूनिट मिलेगा। तो अब हम एक्चुअल वर्किंग सिनेरियो देखते हैं जहां पे कि वर्कर ए और वर्कर बी, दो वर्कर्स मेरे को दे रखे हैं। तो अभी इस सिचुएशन के अंदर जो मेरा वर्कर ए है वो प्रोड्यूस कर रहा है समथिंग अराउंड 120 यूनिट्स, एंड जो वर्कर बी प्रोड्यूस कर रहा है वो कर रहा है 90 यूनिट्स को। तो अकॉर्डिंग टू हमारे वेज रेट सिस्टम के हमारे ए को मिलने चाहिए कुछ 120 इंटू 4 जो कि है 480 रुपीज, एंड जो बी है हमारा उसको मिलने चाहिए 90 इंटू 3 जो कि हमारे 270 रुपीज। तो यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है जो डिफरेंस ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है आउटपुट के अंदर वो बस 30 यूनिट्स का है, लेकिन जो अमाउंट का डिफरेंस है वो 210 रुपए पर डे के हिसाब से है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लो कि हफ्तों में कितना अमाउंट होगा, महीनों में कितना अमाउंट होगा और साल में कितना अमाउंट होगा, जो बहुत बड़ा अमाउंट है। तो इस प्रिंसिपल को इसीलिए लाया गया है जिससे कि जो लेस एफिशिएंट है उसके लिए एज अ मोटिवेशन की तरह काम करे कि अब उसको भी और ज्यादा मोटिवेट होके अपने एक्टिविटीज को परफॉर्म करना ही करना है और बेटर अपनी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके रखना है, अपने स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना ही बढ़ाना है उसको। तो ये एक मोटिवेशन की तरह काम करता है। तो अब इस वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन हेनरी फ्यूल एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर। इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी हमें पता होना चाहिए। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है हमारा पर्सपेक्शन का, पर्सपेक्टिव का। तो हमारे हेनरी फ्यूल का जो पर्सपेक्टिव था वो था एक टॉप लेवल मैनेजमेंट के हिसाब से, एंड जो हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर का जो पर्सपेक्टिव था प्रिंसिपल्स बनाने का वो था एक शॉप लेवल किसी भी फ्लोर, किसी शॉप लेवल फ्लोर या किसी भी फैक्ट्री के अंदर। फिर अगर हम देखें बेसिक फोकस, अगर हम फोकस देखें दोनों का फोकस किस चीज पे था, हेनरी फ्यूल का फोकस था मेनली ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को इंप्रूव करना, एंड हमारे टेलर सर का जो पर्सपेक्टिव या फिर जो फोकस था वो ये था कि कैसे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सकता। फिर जो थर्ड हमारा जो बेसिक का या जो डिफरेंस ऑफ बेसिस है या बेसिस ऑफ डिफरेंस है वो है हमारा बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। अब जो हेनरी फ्यूल के जो प्रिंसिपल्स थे उनको बेस किया गया पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर, एंड जो हमारे टेलर सर के जो प्रिंसिपल्स थे उनको बेस किया है, उनको फॉर्म किया गया है हमारे या तो ऑब्जर्वेशंस या फिर एक्सपेरिमेंटेशंस। फिर फोर्थ आता है मेरा अकाउंटेबिलिटी, कि अकाउंटेबिलिटी किसमें किसकी कितनी ज्यादा है। हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स में क्योंकि हमने यूनिटी ऑफ कमांड वाला प्रिंसिपल देखा है जहां पे कि सिर्फ एक ही सुपीरियर होता है, तो अकाउंटेबिलिटी भी सिर्फ सिंगुलर है। लेकिन अगर हम बात करें टेलर सर के प्रिंसिपल में, जहां पे हमने एक प्रिंसिपल देखा फंक्शनल फोरमैनशिप, जहां पे 8 हमारे सुपीरियर्स हैं, तो यहाँ पे मल्टीपल अकाउंटेबिलिटी होती है। फिर अगर हम अपना नेक्स्ट डिफरेंस देखें पॉइंट की दोनों का पर्सनैलिटी कैसी थी, जो हमारे हेनरी फ्यूल थे उनकी पर्सनैलिटी थी एज अ प्रैक्टिशनर जो कि प्रैक्टिस करते थे चीजों को, एंड जो हमारे टेलर है उनकी जो उनका जो पर्सनैलिटी थी वो थी एक एज अ साइंटिस्ट जो कि एक्सपेरिमेंट्स बहुत करते थे, जिनके लिए एक साइंटिफिक मेथड ढूंढना बहुत जरूरी था। फिर फिफ्थ है मेरा एक्सेप्टेबिलिटी या फिर फिफ्थ है मेरा एक्सेप्टेबिलिटी। तो हमारे हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स जो हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, लेकिन जो टेलर सर के जो प्रिंसिपल्स है वो सिर्फ स्पेसिफिक या फिर कुछ स्पेशलाइज्ड सिचुएशंस में ही काम आते हैं। फिर अगर हम देखें अदर नेम्स, अब हेनरी फ्यूल के जो प्रिंसिपल्स है उनका अदर नेम है एक जर्नल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या फिर हम जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं, एंड हमारे टेलर सर के जो प्रिंसिपल्स का जो अदर नेम है वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हमारी ये वाली वीडियो एंड जो ये चैप्टर था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वो भी खत्म होता है। अब इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपको कंफ्यूजन है किसी भी टॉपिक में, कोई आपको अगर समझ नहीं आया तो उसके लिए नीचे कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में भर दो अपने कमेंट्स जो भी समझ आ रहा है। एंड एक और बात कि यार लाइक शेयर सब्सक्राइब ये तो कर ही दो, एंड बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखना। एंड वीडियो को ख़त्म करने से पहले स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे लर्निंग, एंड एट लास्ट always remember guys, you all can achieve anything you want if you put your time and effort to that thing only. Thanks for watching guys. Goodbye.